रहा है पर चला। हेलो हेलो हेलो। हम्म। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार सेट लेकर हम उपस्थित हैं। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त और धमाकेदार आपका फटाफट 100 का सेट लेके आए हैं। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के चुनिंदे क्वेश्चंस हैं। चुनिंदे क्वेश्चंस कहने का मतलब कि बेटा आपको क्वेश्चन वैसे होंगे जिसमें आपको सीधा स्मरण शक्ति पर जोर डालेगा, सीधा दिमाग पर जोर डालेगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो वैसे प्रश्नों का संगम 100+ प्रश्न हम लेके आए हैं। सारे बच्चे फटाफट रेडी हो जाइए, जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस का ये खूबसूरत सा सेट लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। 100 क्वेश्चन का खूबसूरत सा सेट लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो चलिए, जो बच्चे, आपको याद होगा कि शारदा क्लासेस अभी एक बैच 1 तारीख को लॉन्च किया है जिसका नाम है रैंकर्स बैच। कौन सा बैच है? रैंकर्स बैच हम चला रहे हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य ही है रैंक 1 से 50 लाना। सुविधाएं से लैस ये बैच है और इसका चार्जेज अभी मात्र आपको मात्र कितना 199 है। जो बच्चे इच्छुक हैं फटाफट यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से यहाँ कांटेक्ट कीजिएगा और कॉल दोनों नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई असुविधा नहीं होगा। फटाफट 100 का सेट हम आपके बीच लाए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। 10 क्वेश्चन बेटा गारंटेड सेट का होगा। लेकिन आज जो 10 क्वेश्चन हम देने वाले हैं ना, ये थोड़ा सा अलग हटके होगा। ये क्वेश्चंस सबसे अलग होंगे और सबसे जुदा होगा जो क्वेश्चंस आप लोग किए हैं। और आप भी आश्चर्य कीजिएगा, सर क्या ऐसा भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएगा वहां? बिल्कुल, एक बार दिमाग में सबको आएगा, लेकिन बेटा आएगा, ये शारदा का वादा है, नोट कर लेना, आएगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि मैंने मुआयना करके सब चीज़ देख के और तब वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया है कि इस कैटेगरी के हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों को बच्चा को करवाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ऑफर प्राइस ये जान लो कि ये बैच अभी आपका चल रहा है। लाइव क्लास टाइमिंग है 7 बजे केमिस्ट्री का, 11:30 बजे मैथ बायोलॉजी, शाम 7 बजे फिजिक्स। और 4 टाइम आपको ऐप पर भी क्लास अभी कंटिन्यू चल रहा है, याद रखिएगा। पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट, डीपीपी कहाँ मिलेगा? शारदा क्लासेज ऐप पर। इसमें से पीडीएफ हो गया या फिर आपको डीपीपी, ये आपको दोनों मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है शारदा क्लासेज 01, यानी हमारा ऐप और हमारे टेलीग्राम चैनल। इन दोनों को कहाँ से आप प्राप्त करेंगे? तो इन दोनों का लिंक हम अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। क्या रखा गया है? फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। चलिए भाई, पारा मेडिकल के जो बच्चे हो या डी फार्मा के बच्चे हो या बायोलॉजी आईईआरटी का बच्चा हो जिसके पास बायोलॉजी भी आता है, तो बायोलॉजी का भी क्लास अभी एक टीचर थॉरो रन कर चुके हैं, मैडम वर्तमान में उपस्थित होने वाली है। तो फटाफट सारे बच्चे टॉपर्स बैच, ये भी 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया है बैच को। बिहार का बच्चा, यूपी का बच्चा, झारखंड का बच्चा, जहाँ का भी हो
199 बेटा एक टाइम के नाश्ता से भी कम है। जिंदगी में मौका मिले तो चौका जरूर मारो मेरे भाई। चलिए फटाफट सभी बच्चे लाइक कर देंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे, और हम आपके बीच आज चुनिंदे क्वेश्चंस का संगम लाए हैं। और ये प्रश्न आपको सदाबहार प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? सदाबहार प्रश्न है, जो बराबर आपको पूछे जाते हैं। बराबर इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस का रिपीटेशन बराबर होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। फटाफट बताइएगा। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। एक्सप्लेन मैं करूंगा, जवाब आप दीजिएगा, तेजी से दो। अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। सारे बच्चे अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। जल्दी बताइए, अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। क्या बात है, बहुत सारा बच्चा। नीतू कुशवाहा सी ऑप्शन, मनीष यादव राधे राधे गुरुजी, सभी बच्चे को राधे राधे। अमन प्रजापति बी ऑप्शन, अंकुश बी ऑप्शन, कुंदन कुशवाहा सी ऑप्शन, अमन प्रजापति बी ऑप्शन। और भी बच्चे भाई जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। संदीप मौर्य सी ऑप्शन, नीतू कुशवाहा सी ऑप्शन, गोपाल मुखिया सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, क्या कहा जाता है? उदासीकरण कहा जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, जो हम समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझो। किसी भी अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये उदासीकरण कैसे हो जाएगा? तो बेटा यहाँ पर जैसे HCl ले लो, अम्ल है, और क्षार ले लो NaOH। अब इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया करवाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, तुरंत बताएंगे। H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, और यहाँ पर जो आपके पास है ये Na+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा। प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ मिलकर क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? तो H2O आ जाएगा। दोनों का दोनों न्यूट्रल है, यानी अम्ल जो था वह बेटा हमको क्या दिया? H+ को दिया। क्षार जो था वह हमको किसको दिया? OH- को दिया। ये H+ के कारण ये अम्ल था, ये OH- के कारण ही क्षार था। ये दोनों न्यूट्रल हो गए और ये भी न्यूट्रल हो गया। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। जल्दी बताइएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। एक एक पार्ट जो पढ़ा रहे हैं सबको बेटा ध्यान से समझते रहेगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। जल्दी बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। सॉरी सर, पूजा करने में लेट हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो हम 4 घंटा पूजा करने वाला लोग 5 घंटा, अभी समय नहीं रहता है कि पूजा करें, लेकिन पता न ऊपर वाला का क्या विडम्बना है। जब से क्लास स्टार्ट किए हैं कोई ना कोई मरते ही रहता है, हमेशा छुतका में रहते हैं। मतलब बिल्कुल समय का इतना अभाव है कि 20-20 घंटा काम करते हैं, 20-20 घंटा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन के बैच हैं। देख रहे हो ना, चेहरा लगता होगा कि पता ना बरसों से सोए हैं कि नहीं सोए। आवाज बैठ गया पूरा, और तुम लोग कहता है डिले हो गया। अरे क्या करते हैं हम, वो आपको नहीं जानकारी होगा, वो जानकारी आपको पता चलेगा जब परीक्षा में जाइएगा। क्या कहता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बेटा SO2 होता है। SO2 का रिएक्शन Cl2 के साथ यानी क्लोरीन के साथ करवाइएगा, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होता है ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर जो अभिक्रिया होता है वह बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये संयोजन अभिक्रिया होता है और इस अभिक्रिया में क्या होगा मेरे भाई कि ये सीधा कंबाइन कर जाएगा, सीधा संयोजित हो जाएगा और क्या बना लेगा? SO2Cl2 बना लेगा, सल्फोनॉइल क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा? सल्फोनॉइल क्लोराइड बना लेगा। और यही आपका फॉस्जिन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आयरन ऑक्साइड क्या दिया हुआ है? तुम लोग बताओ, फिर हम समझाएंगे। तुम लोग बताओ। आयरन ऑक्साइड जो हेमेटाइट है, कहता है आयरन ऑक्साइड यानी हेमेटाइट है, हेमेटाइट का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और लोहा यहाँ से बाहर हो जाता है। अभी समझाए हैं कैसा अभिक्रिया था, दो अभिक्रिया दिखा दिए, ये तीसरा टाइप का अभिक्रिया है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये जो रासायनिक अभिक्रिया है यह किस प्रकार का? संयोजन अभिक्रिया बताए हैं अभी। दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभी मैं इसका भी एक एग्जाम्पल दे दूंगा। दहन अभिक्रिया का भी एक एग्जाम्पल दे दूंगा और विस्थापन का भी दे दूंगा। यानी 3 क्वेश्चन में 7 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, सारे बच्चे जवाब देंगे। एक एक करके तोड़ तोड़ के ऐसे समझाएंगे कि बेटा आप भी याद करेंगे, सबको कॉलेज पहुंचाएंगे। शारदा का वादा है एक भी बच्चा हमारा कॉलेज से बाहर नहीं होगा। जो शारदा पर भरोसा और विश्वास करेगा बेटा, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, झोंक देंगे अपने आप को, जिंदा रहेंगे तो सब कॉलेज में रहेगा। जल्दी बताइए। हाँ देखो बहुत सिंपल है, इसको तो हम यहां भी समझ सकते हैं। एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील है, लोहा कम क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। यानी अधिक क्रियाशील एल्युमिनियम है, लोहा कम क्रियाशील है। तो लोहा जो अपने ऑक्साइड के साथ लवण में पाया गया है उसको एल्युमिनियम विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर बेटा एक और एग्जाम्पल ले लो। अगर यहीं पर Fe2O3 होता और यहीं पर रिएक्शन करवा देते बेटा CuSO4 के साथ, तब क्या कहानी होता? जरा गौर से समझो। ये क्या होता कि Fe जो है लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जो दिया हुआ है उसको भी समझा रहे हैं, गौर से देखिएगा। लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है तो लोहा कॉपर को बाहर निकालेगा। तो ये कॉपर जैसे ही लोहा का जगह खाली होगा तो कॉपर भी पीछे नहीं रहेगा। लोहा कॉपर भी कहाँ जाएगा? लोहा के जगह पर। तो एक जगह नीचे विस्थापन हो रहा है, एक जगह ऊपर विस्थापन हो रहा है। तो दोनों विस्थापित करके ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा और यहाँ पर ही क्या बना लेगा? FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेगा। तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया अभी समझाए हैं, जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख लो। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सीधा जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा या कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, सीधा जुड़ जाएगा, ठीक है, या कार्बन ट्राइऑक्साइड बना देगा। तो ये सारे संयोजन अभिक्रिया हो गया। दहन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जैसे हाइड्रोजन को जलाओ, तो हाइड्रोजन को जलाएंगे कब? जब हाइड्रोजन को, दहन मतलब जलाना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में बेटा जलाते हैं। यानी हाइड्रोजन यहाँ फ्यूल है, ईंधन है जो रॉकेट में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में आग लगाइएगा तो जल के क्या बना देगा रे? जो पदार्थ होगा हाइड्रोकार्बन का जल के जल बना देगा। यानी ये कौन सा अभिक्रिया? दहन अभिक्रिया। तो चलिए इतने प्रकार की अभिक्रियाओं को मैंने एक साथ समेट लिया। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रबलतम क्षार है। आपसे पूछा गया है इसमें सबसे प्रबल क्षार कौन है? जल्दी बताइए। और सारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सबसे प्रबल क्षार कौन है? क्षार उसको बोलते हैं जिसके पास बेटा OH पाया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रबल क्षार कौन है। पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं कारण समझाऊंगा। जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी से जवाब दीजिएगा। सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। बहुत खूबसूरत सेट है, देखिएगा, दिल खुश करके भेजेंगे और कॉन्सेप्ट इतना दे देंगे। हाँ अब देखो,
बड़ा आश्चर्य की बात है, आंसरवा तो तू लोग याद कर लेता है, याद हम करवा भी देंगे। अभी तो क्वेश्चन कम है, बाद में बहुत क्वेश्चन होगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जवाब दे दिए कि सर NaOH होगा। एकदम होगा मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अब NaOH ही काहे होगा, तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए। NaOH ही क्यों होगा, मान लो यहाँ पर ये दिया है, और अगर देता दूसरे जगह तब हम लोग क्या करते हैं, तो तुम लोग को एक चीज जानकारी होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वह धातु क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, उतना क्षारीय होगा। तो सोडियम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा दे देगा, इससे ज्यादा एनर्जी इसका होता है। तो मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन देता है, दुद्दू को देता है, लेकिन इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और कैल्शियम भी इलेक्ट्रॉन 2 को देता है, लेकिन इसका भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे दे, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे दे, वह धातु उतना क्षारीय हो जाता है। तो कौन सा है, सोडियम बहुत आसानी से दे रहा था, इसलिए सोडियम क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य के तापमान को किससे मापते हैं, कौन डिवाइस से मापा जाता है, वही पूछा गया है। पहला कहता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, दूसरा कहता है गैस तापमापी द्वारा, तीसरा कहता है उत्तापमापी द्वारा, और चौथा कहता है वाष्प दाब तापमापी द्वारा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में कौन सा होगा, इसमें मैं क्या बताऊं, आप तो खुद समझदार हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सारे बच्चे। मापा जाता है, किससे मापा जाता है, वही आपसे पूछा गया है, वही पूछा गया है, तेजी से जवाब दीजिएगा। सूर्य के तापमान को किससे मापा जाता है, सूर्य के तापमान को किससे मापा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, उत्तापमापी द्वारा। हाँ क्या बात है, क्या बात है, हाँ बहुत सारा बच्चा सही जवाब दिया। किससे मापा जाता है, उत्तापमापी के द्वारा सूर्य के तापमान को मापा जाता है। सूर्य के सतह का जो तापमान होता है, इससे 3 क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। सूर्य के सतह का तापमान जो होगा वह 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, और पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान होगा, यानी ये तापमान सूर्य के सतह का है, क्या है, सूर्य के सतह का जितना तापमान होता है उतना ही तापमान पृथ्वी के केंद्र का होता है। क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र का होता है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर जितना तापमान होता है उतना सूर्य के सतह पर होता है, और दोनों का वैल्यू 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेगा, इसको याद रखेगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर, क्या कहता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, गैस के अणुओं का चलना बंद हो जाता है, एक क्या दिया हुआ है, रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, एक समतापीय प्रक्रम में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसको बड़ा बड़ा राइटर का बुक भी बेटा इंडिकेट करके लिखा है, इसको दूसरे भाषा में इंडिकेट करके लिखा है कि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर के, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने भी देखा है कि वैसे टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत उठाए जाते हैं। चलिए जवाब दीजिए, आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दीजिए। वेरी वेरी नाइस क्लासेस सर, अनुप्रिया। चलिए भाई, परम शून्य ताप किसको कहा जाता है, परम शून्य ताप बेटा वह ताप होता है जहां टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन हो। परम शून्य यानी बिल्कुल शून्य होना चाहिए, 0 केल्विन ताप हो। क्या सब आंसर आया आप लोग का, मैं आपके आंसर को देख लूं। क्या बात है, सब बच्चा गलती कर बैठा। हम बोले ना, हम जानते थे नॉट अ सिंगल पीस, बोले हैं कि शुरू में तुम लोग को लगेगा, लेकिन मैं जो ला रहा हूं ना
अभी आपको समझ में आ जाएगा। गलती कर बैठे, सारे बच्चे गलती कर बैठे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का फॉर्म कौन कौन फिलअप किया है? सब फिलअप करके बैठल है रे। हाँ जी सर, सब बच्चा गलत कर दिया। बेटा क्या बताएं तुम लोग को एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मैंने समझाया था, अर्धचालक के तापमान को घटाकर शून्य कर दिया जाता है तो अर्धचालक हमारा कुचालक हो जाता है, क्योंकि अर्धचालक जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जंप करता है नहीं, और जैसे ही आप तापमान को शून्य पर ले जाइएगा तो अणुओं का गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा। अणु का गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। आया समझ में? बोले ना कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं मेहनत करता हूँ क्वेश्चन निकालने में, ढूंढने में, और चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वास्तविक गैसें आदर्श गैसें नियमों का अधिकतम निकटता से पालन करता है। VVI क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है। माइंड कर लेगा। ये सब थ्योरी का VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, एकदम पूछा जाना चाहिए था। क्या कहता है? आदर्श गैस बेटा किसको कहते हैं? वैसा गैस जो आदर्श नियमों का पालन करे। तो आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT, जहां पर P आपका क्या होता है? प्रेशर होता है, दाब होता है। V आपके वॉल्यूम यानी आयतन होता है, ठीक है। N जो होता है वो नंबर ऑफ मोल होता है, ठीक है। R जो होता है वो गैस स्थिरांक होता है। इसका भी मान पूछता है, यूनिट भी पूछता है, गैस कांस्टेंट याद रखिएगा। इसका मान ये भी इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन याद रखिएगा। आर का मान पूछता है, गैस कांस्टेंट का मान कई एक बार पूछा है। आर का मान पूछेगा कि आर का मान क्या होता है, इसका यूनिट पूछेगा कि आर का यूनिट जो होगा अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होता है। तो ये बेसिक यूनिट है, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन 0.0821, ये गैस कांस्टेंट होता है। और ये बेटा टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है? टेम्परेचर यानी तापमान होगा जिसको केल्विन में लिया जाएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठे। चलिए बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठे इसमें भी। चलिए बहुत कुछ का सही जवाब है। तो बेटा कोई भी गैस, वास्तविक गैस कौन सा गैस है? वह गैस जो आपके पास अभी उपस्थित है, वह गैस जो मेरे पास अभी उपस्थित है, ये वास्तविक गैस है। ये वास्तविक गैस है, रियल गैसेज है, इसमें बाहर से कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। तो रियल गैस आदर्श गैस के नियम का पालन तब करेगा जब बेटा दाब को कम कर दिया जाएगा और ताप को बढ़ा दिया जाएगा। तापमान को बढ़ाएंगे और दाब को कम करते रहेंगे तो हमारा वास्तविक गैस भी आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ये सब किताब तो पढ़ता नहीं है तुम लोग, हवा में उड़ता है। और भी पढ़ाने वाले लोग हैं, सीधा क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं कि भाई ये पूछले है वही पूछेगा। बुर्बक है, सबको बुर्बक पूछता है, ऐसा नहीं है। उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई होती है। 4 ऑप्शन है, जूल कैलोरी, यहाँ पर दिया हुआ है जूल पर कैलोरी, यहाँ पर कैलोरी अर्ग, और यहाँ पर दिया हुआ अर्ग पर कैलोरी। 4 ऑप्शन है। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताएगा। अरे ब्याह करवाया नहीं, आ शादी का सालगिरह मनाता है तुम लोग, मरवाएगा हमको। कौन हमसे शादी करेगा बताओ तो? कौन करेगा? जो 20 घंटा 24 घंटा किताबें धैले रहेंगे, बच्चे तुम ही लोग के पीछे पागल रहेंगे, तो कोई हमसे शादी करेगा? करवो करेगा तो छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा ये पागल इंसान है, इसके पास रहने से कोई उपाय नहीं है। ये रात दिन A+B का होल स्क्वायर में आए ये समय भूतलाल रहता है। हाँ कौन सा होगा बताओ तो?
हाँ, याद रखिएगा क्या होता है, जूल पर कैलोरी। यानी उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो होगा बराबर क्या होगा, कार्य बट्टा एनर्जी, कार्य बट्टा एनर्जी, कार्य बट्टा एनर्जी, यानी क्या, जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी याद होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी गेंद को ऊर्ध्वाकार दिशा में ऊपर की ओर फेंकता है। एक आदमी जो है वह गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है। आज जब बेटा ऊपर फेंकेगा तो शुरू में कुछ ना कुछ गति देगा, क्योंकि नीचे जी लग रहा है ना, तो जी के विरुद्ध फेंकिएगा तो आपको कुछ गति से फेंकना होगा। तो मान लो कि यह आदमी ऊपर की ओर यू गति से फेंक रहा है। कितना गति से, यू गति से फेंक रहा है। तो गेंद 20 मीटर ऊपर उठकर उसके हाथों में वापस आता है। गेंद कहाँ जाता है, 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, फिर वहां से वापस आ जाता है। तो गेंद ऊंचाई कितना गया, तो 20 मीटर की ऊंचाई तक गेंद गया, और जाने के बाद वहां फिर क्या हो गया, तो फिर वहां पर उसका गति शून्य हो गया, यानी भी क्या हो गया, शून्य हो गया। फिर गेंद वापस उसके हाथ में आ गया। कहाँ आ गया, हाथ में आ गया। कहता है गेंद की प्रारंभिक गति यू क्या थी, वह हवा में कितने समय तक रहा। यानी प्रारंभिक गति यू क्या है, वह हवा में कितना समय तक रहा है, ये दो चीज निकालना है, यू और टी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, सोच समझकर जवाब दीजिए। भी नहीं निकालना है बेटा, यू निकालना है, किस गति से फेंका गया था। जल्दी बताओ कौन सा आंसर आया, मैं भी आंसर जानूं आप लोग का। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सभी बच्चे लाइक कर देंगे, लाइक बेटा कम है। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे इतना आसान क्वेश्चन है, 3 गो तो इक्वेशन होता है। चलो आज सिखा देते हैं। एगो होता है v बराबर u प्लस जी टी, यू प्लस ए टी। एगो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एगो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो इक्वेशन होता है। अब आपको निकालना क्या सब है, तो पहले जो निकालना है डाटा देखो। पहले हमको निकालना क्या है, u। तो u में हमको a तो दिया नहीं है, g हमको पता है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं और इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी का कर सकते हैं। h भी पता है, तो हमारे ख्याल से t नहीं पता है हमको, तो दूसरा का उपयोग करना बेहतर होगा। काहे कि हमको भी पता है, भी पता है और ये पता है, ये तो पता है ना, भी पता है 0 है, a का मान g होगा, तो यहाँ पर इक्वेशन लगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, और g के विरुद्ध ऊपर फेंका गया है तो माइनस में 2gh हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से v का मान 0 हो गया, ये बचा यू स्क्वायर, यहाँ पर 2, g के जगह पर 10 ले लो और h के जगह पर कितना है 20 ले लो, बात खत्म हो गया। तो यहाँ से निकाल दो कि u बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 20 गुने 20, 20 गुने 20 बराबर, यानी u कितना आ गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंका गया होगा, 20 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंका गया होगा। अब आपको क्या निकल गया, u निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, तो t निकालना है। तो भाई t इससे भी निकाल सकता था, इससे भी, चाहे नीचे वाला लगा दो, s बराबर यहाँ पर लगा देते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये इससे भी निकाल सकता है, और नहीं तो आप पहला इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो s कितना है, हाइट कितना दिया हुआ है 20 मीटर, u कितना आया, तब 20 आया सर, यह हाफ हो गया, और a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर यहाँ पर g है, g के जगह पर 10 और यहाँ पर टी स्क्वायर, यानी इसको काट दीजिएगा, कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर t छूट गया था। अब आप लिखिएगा तो क्या आएगा, 5t स्क्वायर प्लस 20t बराबर कितना 20 आ गया। 5 को यहाँ से कॉमन लेगा तो टी स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है, बराबर 20। तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 आ गया।
अब यहाँ से टी स्क्वायर अब प्लस 4t, ठीक है, अब बराबर 4 आ जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ई थोड़ा ज़्यादा भारी है, बस एगो तो और ऑप्शन है मेरे पास, पहला वाला से निकाल लेते हैं, टाइम ही ना निकालना है तो टाइम ही ज़्यादा लेंदी जा रहा है, इसको काहे इस्तेमाल करेंगे। पहला वाला से निकालो, v बराबर क्या होगा, u प्लस 80, u प्लस 80, v का मान 0 है, u का मान कितना है 20, और यहाँ पर इसको फॉर्मूला को चेंज कर लो, माइनस में क्या होगा, ऊपर जा रहा है ना तो माइनस में gt हो जाएगा, माइनस में 10 हो गया और ये क्या हो गया t हो गया, यानी कितना हो गया, तो यहाँ से t बराबर जो हो गया 20/10, यानी कितना, तो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, टाइम कितना 2 सेकेंड, कहीं दिया है, अरे यहाँ 2 सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, हाँ सी सही होगा, आसान था, हम लेंदी लेके चले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्रेन 120 मीटर गहरी, देखिएगा ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या कहता है, एक क्रेन 120 मीटर गहरी खान से प्रति घंटा 900 किलो कोयला ऊपर लेके आता है, यानी क्रेन कितना खाई है, तो खाई मतलब क्या, नीचे जो है, तो हाइट मान लो, हाइट कितना है 120 मीटर, अब मास कितना दिया गया है, तो मास दिया गया है 900 kg, ठीक है। टाइम कितना लगता है, तो 1 घंटा, टाइम कितना लगता है 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, लाती है तो क्रेन का शक्ति क्या होगा, आपको निकालना है कि पावर क्या होगा, जल्दी बताओ तो, देखते हैं कितना बच्चा जवाब देता है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, पावर आपसे पूछा जा रहा है कि पावर क्या होगा, पावर बताइए कि क्या होगा, सब बच्चे जवाब देंगे कि पावर क्या होगा। H दिया हुआ है, M दिया हुआ है, T दिया हुआ है, पावर आपसे पूछा गया है, और G का भी मान यहां दिया है, G का भी मान दिया हुआ है। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, गुरुजी नेटवर्क इशू था मेरा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी सर नेटवर्क इशू आ गया। अरे बुर्बक है, P बराबर क्या होता है, P शक्ति बराबर कार्य करने की क्षमता बटा समय, यानी पावरफुल आदमी कौन होगा, जो कम समय में ज्यादा काम करेगा। पावरफुल आदमी कौन होगा, ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा, जो कम समय में ज्यादा काम करेगा। तो P बराबर W/T होता है, और W क्या होता है, तो W होता है mgh, और बटा में क्या होगा T। अब सब पता है, मास कितना है, डालो वैल्यू, कहे ना कि ये सब अच्छे क्वेश्चंस है, और G का मान 10 है, और H का मान 120 है, और टाइम को सेकेंड में ले लिए तो 60 × 60 है। अब एगो सुनना, एगो सुनना, एगो सुनना, एगो सुनना, कट गया, बचा 6, 6 से काटो इसको, तो 6 दूनी 12 हो गया 20, अब फिर काटो, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 से काटो, 2 दाही के कितना आ गया, तो 3 आ गया, एगो सुनना, दूगो सुनना, यानी कितना mgh था ना, दूगो सुनना कट गया, G का मान 10 दिया हुआ था, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो अरे 300 आ रहा है, कितना आ रहा है 300 आ रहा है, इसको उड़ा दो, ये नहीं होगा, एगो सुनना ज़्यादा पड़ गया, यानी 300 कैलोरी। एनर्जी कितना होगा, तो 300, शक्ति कितना होगा 300 के बराबर होगा, कितना होगा 3000 कैसे आ गया, यहाँ कहाँ आ रहा है हजार, क्या था 900 × 10 आ गुने दूगो सुनना कटिए गया, तो बचा दूगो सुनना, 6 दूनी 12, एगो सुनना, ठीक है 2 से काटे, 2 दाही के 10, ठीक है 3 तिहाई 9, ठीक है 300 होगा, एक सुनना एक्स्ट्रा था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिस जिस क्वेश्चन को मैं VVI कह रहा हूं, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन।
1 किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति से, मास के क्षति से ऊर्जा मिलेगा, तो मात्र एगो समीकरण याद रखेंगे, आइंस्टीन का द्रव्यमान संबंधित जो आपका समीकरण दिया गया था, E बराबर mc²। यानी 1 केजी के वस्तु को अगर ऊर्जा में बदला जाए तो वह कितना ऊर्जा देगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताइएगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, सोचिए समझिए और जवाब दीजिए, लेकिन तेजी से दीजिएगा, जल्दी जवाब दो। क्या आ जाएगा भाई? मास 1 केजी है, तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम? तो 10 पे पावर -3 ग्राम। 1 केजी बराबर 10 पे पावर -3 ग्राम, 10 पे पावर 3 ग्राम, इतना हो जाएगा मास, इतना हो जाएगा मास। तो मास कितना हो गया? 10 पे पावर 3 ग्राम हो गया, ठीक है। गुने स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया? तो स्पीड ऑफ लाइट 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कितना आ गया? तो यहाँ 10 पे पावर 3 गुने में कितना हो गया? 9 गुने 8 पे पावर 16, 9 गुने 8 पे पावर 16, ठीक है। अब आपके पास अच्छा केजी था, केजी था तो केजी में रहने दो, ग्राम में क्यों चेंज करेगा? ग्राम में मत करो, 1 केजी ही रहने दो, 1 केजी ही रहने दो। तो कितना आ जाएगा? जूल में आ जाएगा डायरेक्ट, केजी मीटर पर सेकेंड जूल होता है, तो 9 गुने 10 पे पावर 16 जूल हो जाएगा, 9 गुने 10 पे पावर 16 जूल। तो 1 केजी के वस्तु को ग्राम होता तो केजी में बदलते, क्योंकि 1 जूल जो होता है, देखो 1 जूल जो होता है 1 केजी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 केजी बराबर 1 जूल बराबर केजी मीटर पर सेकेंड में यूनिट होगा तो उसको जूल बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड में यूनिट होगा तो जूल बोलते हैं। तो ये भी आपके अच्छे क्वेश्चंस थे, याद रखिएगा। कहता है एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता है। दूरदृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है, वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। कहाँ की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, वही पूछा गया है। पहला कहता है निकट की वस्तुओं को, दूसरा दूर की वस्तुओं को, तीसरा ए तथा बी दोनों, और चौथा किसी भी स्थिति पर रखी वस्तुओं को। 4 ऑप्शन है, जल्दी जवाब दो। चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, वही आपको जवाब देना है। तेजी से जवाब दीजिएगा। चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, दूरदृष्टि दोष, नाम उल्टा रखा गया है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के साथ लिथियम का विकर्ण संबंध, लिथियम का विकर्ण संबंध ये चारों में से किस धातु के साथ है? सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। लिथियम विकर्ण संबंध इन चारों में से किसके साथ बना रहा है? जल्दी बताओ। लिथियम विकर्ण संबंध इन चारों में से किसके साथ बना रहा है? ये सब क्वेश्चन रट जाएगा किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे आप लोग हमारा बात नहीं मानते हैं, ये तो सत्य हो चुका है कि आप लोग हमारा बात नहीं मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं से कोई लेकिन किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। ये मैं आज से नहीं, लगभग 10 दिन से देख रहा हूँ, 8-10 दिन से, कि आप लोग हमारे बात का उल्लंघन बड़ी आसानी से करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं। नज़दीक में नहीं रहा, ऑफलाइन में। चलिए, विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप होता है।
डायगोनल, जैसे विकर्ण क्या होता है रे, ऐसे करके आवर्त सारणी जब पढ़ाएंगे ना थ्योरी तो वहां समझाएंगे ये विकर्ण होता है। तो तत्वों को विकर्ण के रूप में सजाया गया कि जो लिथियम का गुण होगा ना वह इसके विकर्ण में जो तत्व पाए जाएंगे इन दोनों के गुण समान होंगे, ऐसे करके भी आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया था। हम बोलते हैं हम सब चीज गेस करते हैं बेटा, बेवकूफ समझता है। जितना उम्र होगा उससे ज्यादा बरस से हम पढ़ा रहे हैं, हम ही को अनुभव नहीं है। अरे कुछ दिन में बाल बच्चा मर देगा परीक्षा इंटर का। चल, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, 4 ऑप्शन है। पहला दिया हुआ है कोल तार, दूसरा दिया हुआ है पेट्रोलियम, तीसरा है ए तथा बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। कहते हैं 100 बच्चा रहता है 30-40 को, घबरा मत, मत घबरा, हम तो क्लास लिए रहे हैं, देखना टॉपर दिखाएंगे यहीं से तुम लोग को। जल्दी बताओ कौन सा होगा। बिल्कुल, क्या है कि कोल तार जो होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अकेले कोल तार में 200 प्लस कार्बनिक यौगिक होता है, 200 प्लस प्लस। अकेले कोल तार, खाली कोल तार जो होता है ना उसमें 200 से बहुत ज्यादा, 200 से ज्यादा कार्बनिक यौगिक होता है। अब ऐसा ही पेट्रोलियम पदार्थ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोरियम, क्या दिया हुआ है, थोरियम 90 और 234, थोरियम 90 और 234 से बीटा कण का उत्सर्जन होता है। यहां से एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा, जब निकलेगा तो क्या बनेगा। हाँ, शारदा क्लासेज इस संडे को आपके राज्य में जैसा परीक्षा होगा वैसा परीक्षा शारदा क्लासेज ऐप पर वही टाइम टेबल वैसे ही प्रश्नों के साथ आपको लिया जाएगा। संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चा रेडी रहेगा, दोस्तों को भी जानकारी देगा कि चलो भाई शारदा क्लासेज पर आज परीक्षा है। अब ऐसा परीक्षा है जैसा परीक्षा तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में देगा। कहाँ देगा, तो वहाँ जो परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में आपका होगा अपने राज्य में वैसे क्वेश्चंस होंगे। यूपी वाले के लिए 50 क्वेश्चन गणित का होगा, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा परीक्षा में, जितना वहाँ समय मिलेगा उतना हम भी देंगे, जैसे वहाँ मार्किंग होगा वैसे नंबर हम भी देंगे। बिहार वाले के लिए 90 क्वेश्चन होगा, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स, 30 मैथ का, उतना ही समय मिलेगा जितना वहां मिलता है। वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसा बोर्ड में आएगा। झारखंड वालों के लिए 150 क्वेश्चन होगा, 50 फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का, 50 मैथ का। निगेटिव मार्किंग है तो यहाँ भी होगा, टाइम उतना ही मिलेगा जितना वहां मिलता है। जो आपका सिलेबस है उसी से क्वेश्चन रहेगा, तो सब बच्चा रेडी रहेगा। हाँ, क्या होगा, जब देखो बीटा कण बेटा निगेटिव कण होता है, जब बीटा कण निकलेगा ना तो बीटा कण को सूचित कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बीटा कण। बीटा कण जब बाहर होगा तो यहाँ पर एगो माइनस आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यानी बीटा कण का द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर होता है। क्यों, जरा ध्यान से समझ लो, क्योंकि बीटा कण जो होता है वह बीटा कण 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसका संकेत होता है, इसी से सूचित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, इसीलिए इसको 0 मान लिया गया है, इसीलिए इसको 0 मान लिया गया। तो एगो बीटा कण यहाँ से निकला। अब जितना इधर परमाणु संख्या होगा उतना ही यहाँ भी होगा, तो यहाँ पर एगो घट गया है तो यहाँ पर एगो बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर बनेगा पैलेडियम 90 से 91 हो गया। अब यहाँ पर 234 था तो ये 234, तो मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभिकारक का जो मास होगा वह प्रतिफल के मास के बराबर होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जिसको एंटोनी लैवोसियर ने 1789 ईस्वी में दिया था। तो इधर मास 234 है तो इधर 234 है प्लस 0, 234 हो गया। बीटा कण में यहाँ 90 है, परमाणु संख्या 90 है, तो इधर 91 में से एगो घटा देगा
बढ़ेगा तो 90 हो जाएगा। तो बीटा कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या में 1 से वृद्धि हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखेगा इस चीज को, बीटा अल्फा गामा, इससे क्वेश्चन रहेगा। ये रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी से बराबर प्रत्येक सेट में क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नौसादर का रासायनिक नाम है, जल्दी बताओ। नौसादर का रासायनिक नाम है भूल भुलैया। सर मेरा आज तबीयत खराब है, जा रहा हूं सोने। कोई बात नहीं है भाई। सर 10th के बाद वाले के लिए है क्या? 100% प्रीति कुमारी 110% है। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे जवाब देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चा को शेयर तुम लोग नहीं करता है, ये बात हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या होता है, तो पहला ऐसा क्वेश्चन जब बेटा आए तो पहले इसका रासायनिक सूत्र लिखो। नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। अब इसका अब सब का रासायनिक सूत्र लिख लो। यह अमोनियम क्लोराइड है तो ये हो जाएगा NH4Cl। इसका मतलब यह आंसर आपका सही हो जाएगा। सब का लिखो, यह अमोनियम फ्लोराइड है तो अमोनियम यानी NH4F हो जाएगा। ये अमोनियम आयोडाइड है तो NH4I हो जाएगा। यहाँ पर यह अमोनियम ब्रोमाइड है तो NH4Br हो जाएगा। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी पूछता है, क्या पूछता है कि अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध किस विधि के द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध बेटा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। किससे? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन विधि के द्वारा। यानी अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म कीजिएगा, इसको अगर गर्म कीजिएगा तो सीधा टूट जाएगा किस में? अमोनिया में टूट जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। याद रखिएगा। सर ये क्वेश्चन 12 लेवल का है, बुर्बक है, बलेल है। चल यहाँ कोई भी परीक्षा हो पॉलिटेक्निक में क्या लगता है, 10वां पास करके जाता है, 10वें का सिलेबस रहता है। 10वां में मैथ में क्या गो चैप्टर पढ़ना है? 16 गो। और यहाँ क्या गो पढ़ना है पता है? 45 गो चैप्टर पढ़ना है। तो 16 15 या 45 तो औरों की पहला दूसरा से लाया है, बहुत पढ़ना है। चलिए क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समानांतर, मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र को B से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर है और एक इलेक्ट्रॉन भी उसी दिशा में जा रहा है। जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जल्दी जल्दी बताइए। हाँ विकेश चौहान 100% बेटा। कल यूपी वाले का टेस्ट भी ले रहे हैं, यूपी मॉडल से हम, ठीक है। 100% यूपी के लिए है, जुड़ जाओ। चलिए आगे बढ़ा जाए। जल्दी जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे तेजी से। कौन सा होगा बेटा? शून्य हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अगर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गमन करता है तो उस पर बल 0 लगता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है। दो समान वेक्टर है, मान लो ई बेटा वेक्टर ए है और मान लो कि ये आपका वेक्टर बी है, मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का परिणाम यानी वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है। वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है, ठीक है। आगे आप दोबारा आएगा अमित कुमार प्रजापति। पहले तो लेटरल एंट्री एली वाला का फॉर्म आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसका रिजल्टेंट 0 है यानी आर आपका 0 है। तो आपसे पूछा गया है उनके बीच का कोण क्या होगा, यानी ये जो कोण आपका थीटा है ये कोण क्या होगा। जल्दी जवाब दो तो देखते हैं कितना बच्चा जवाब देता है। कल टेस्ट होगा, याद रखिएगा। शारदा क्लासेज ऐप पर आप सभी के राज्य में जैसा परीक्षा लिया जाएगा वैसा टेस्ट का एक रिहर्सल कल दे रहे हैं। बोले थे ना कि 10 टेस्ट लेंगे, वैसा जो बोले हैं उसमें 0.0001% का कटौती नहीं करेंगे, याद रखेगा।
सर आपके क्लास का टॉपर होने वाला हूं मैं। बेटा मेहनत कीजिए आप लोग, क्योंकि विवाह आपका होगा, परीक्षा आप देंगे, मैं पढ़ाने की भागीदारी लेता हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो मैं पढ़ा के नहीं भेजूंगा, इसका विश्वास हम पर कीजिएगा। अब बेटा इसका सूत्र क्या होता है, तो आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ए बी के बराबर है और आर जीरो है तो डालो, ये जीरो डाल दो और यहाँ पर ए सब जगह पर डाल दो, ए स्क्वायर प्लस 2a गुने ए कॉस थीटा डाल दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेगा रूट गायब हो गया, यहाँ पर बचा जीरो, यहाँ पर बचा 2a स्क्वायर, यहाँ पर बचा प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करो कि यहाँ से इसको इधर ले आओ 2a स्क्वायर को, तो माइनस 2a स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा कॉस थीटा का ही मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर माइनस 2a स्क्वायर अब बट्टा 2a स्क्वायर, ये इससे कट गया, बचा -1। -1 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 180 डिग्री का मान होता है, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा का मान 180 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, याद रखेगा। हाँ टेस्ट लेंगे कल, तुम लोग तो मेरा एको को बात नहीं मानता है, सबके साथ धोखा हो रहा है, समझ नहीं रहा है, तू लोग पढ़ाते हैं सब चीज कहते हैं शेयर करो, नहीं करता है, मैं फिर भी सब चीज देता हूँ, इसमें उदारता में कभी नहीं करते हैं, याद रखेगा। लेकिन तुम लोग नहीं करता है, देखो तो लाइक क्या गो है, सब अपने मोबाइल में देखो, अपने मोबाइल में देखो कि बच्चे कितने हैं और लाइक कितना है और कितना पढ़ के चला गया, जो लाइक किया होगा कितना आ गया 180 डिग्री, टिक करो भाई, टिक करो, कितना 180 डिग्री। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए, कितना ऊष्मा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI, याद रखिएगा। Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q बराबर ms डेल T, ये द्रव्यमान होता है, ये आपको क्या है विशिष्ट ऊष्मा होता है S, यानी S आपका विशिष्ट ऊष्मा ये है, और डेल T चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल T बराबर क्या होगा 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। डालो मास कितना है, तो मास कितना है, तो मास 600 है, मास 600 है। एस का मान कितना है, तो एस का मान 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, और ये कितना है 50 है, गुना करो 6 पंचे 30 और इधर क्या गो 2 गो सुनना, यानी क्या 6 पंचे 30 3 गो सुनना, यानी 30,000 कैलोरी, कितना हो जाएगा 30,000 कैलोरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000 कैलोरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ना सीधा माइंड ब्लॉक कर देगा, माइंड, किताब नहीं ना पढ़ते हो, किताब से कोई पढ़ाता नहीं है, अगर एक बार फेरा फेरी कर देना, खाली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हटा दे और किताब को देख के एग्जामिनेशन नए पैटर्न से सेट कर देना, चारों नाल चित हो जाएगा सब। सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर होता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, बताओ तो, 4 ऑप्शन है। सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर होता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, इसमें लोलक में के बराबर क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर गुने ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास होता है, जहां पर ये आपका आयाम होता है, ये क्या होता है, एक सेकेंड, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका आयाम होता है, और एक आपका क्या दिया हुआ है, ये आपके आयाम होते हैं, ए आपका आयाम है, और ये वाई जो दिया गया है ये आपका विस्थापन है, ये क्या है विस्थापन है। अब आपके पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि आयाम विस्थापन के बराबर है, तो जब बेटा ए वाई के बराबर हो जाएगा, ए वाई के बराबर हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0, और जब ये पूरा पार्ट ही 0 आ गया यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घर में प्रतिदिन, क्या कहता है, किसी घर में प्रतिदिन 60 वाट की 2 ट्यूबलाइट, यहां पर लिखो 60 वाट का कै गो, 2 गो ट्यूबलाइट, 2 गो ट्यूबलाइट 4 घंटा जलाया जाता है। इसको किलोवाट में चेंज कर दो, ठीक है, प्लस कितना, 100 वाट का, कितना वाट का, 100 वाट का, कै गो, 3 गो बल्ब, कितना, 5 घंटा जलाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें ऊर्जा कितना होगा, तो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है, तो आपसे ऊर्जा पूछा था, ऊर्जा क्या होगा। अब सॉल्व करो इसको, ये इससे गायब, जिससे गायब। अब इसको काट कुट मत करो ज़्यादा, 6 4 चौका 8, 8 छक्का 48, 48 को भाग देगा 0.48 आएगा, क्या आएगा, 0.48, कितना आ गया, 0.48। यहाँ प्लस करो, 2 गो शून्य काट दो, 5 तिहाई 15, 15 को 10 से भाग देगा 1.5, यानी 1.98, लगभग कितना होगा, तो लगभग 2 यूनिट या 2 किलोवाट पर घंटा। 2 किलोवाट पर घंटा नहीं, घंटा होता है, यूनिट क्या लिखेंगे, 2 किलोवाट घंटा। 1 घंटा में 2 किलोवाट बिजली का खपत होगा, 1 घंटा में 2 किलोवाट, कहीं है। हाँ भाई देखो एक चीज और जान लो, यहाँ पर आंसर तो ये होगा लेकिन ये नहीं होगा, किलोवाट घंटा होता है, पर घंटा नहीं होता है, किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा जो होता है वह किलोवाट घंटा होता है, घंटा गुना में है, न कि भाग में है। भाग में होता है जैसे मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस देखो, वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी बराबर दूरी बटा समय होता है, तो ऊपर वाला यूनिट मीटर लिखते हैं, जब भाग में होता है ना तब पर सेकेंड लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, घंटा को गुना किए हैं, 4 घंटा, तो गुना में आएगा तो किलोवाट घंटा होगा, ये नहीं होगा, मिसप्रिंट था, किलोवाट घंटा होगा, ये चीज याद रखिएगा। ये नहीं कि परीक्षा में आएगा इसको मिला देना और किलोवाट पर घंटा नहीं देखना, टिक कर देना, गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, 2 किलोवाट घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, रो का मान दिया गया है 44 गुने 10 पे पावर -8 ओम। इस धातु के 1 मीटर में लंबाई दिया गया है 1 मीटर, ठीक है। अब व्यास कितना है, व्यास जो है इसका वो डायमीटर, मोटाई का व्यास 0.1 mm है। अब इसको 0.1 mm है, कितना है, 1 mm है। जब मोटाई इतना है तो इसको मीटर में चेंज करो, तो इतना mm बराबर 10 पे पावर -3 मीटर हो जाएगा। अब इसका आरिया निकाल लो, आरिया बराबर क्या हो जाएगा, यानी व्यास आपका इतना है तो आरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आरिया बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तार की मोटाई है ना, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ निकाल दे या डायरेक्ट निकाल दे। चलो पाई के जगह पर 22/7 आर स्क्वायर यानी 10 पे पावर -3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपके पास, अब काट कुट क्या करेगा, यहाँ मत करो, अब आपको निकालना क्या है, तार का प्रतिरोध। तो फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए। अब रो का मान कितना है तो लिखो यहाँ पर 44 गुने 10 पे पावर -8, ठीक है, और गुने लंबाई कितना है 1 मीटर। अब बट्टा आरिया कितना लाए हैं तो 22 इधर होगा, 7 ऊपर जाएगा, यहाँ 10 पे पावर -3 को लेगा तो 10 पे पावर -9 हो जाएगा, 3 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 पे -6 हो जाएगा, 10 पे पावर -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 22 से 22 दूनी 44, ठीक है। अब क्या आ गया तो 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या आ गया, रो 22 पाई आर स्क्वायर था ना, पाई आर स्क्वायर, आर mm था, ठीक है। 44 4.4 है, क्या है देख लेते हैं भाई, 22 दूनी 44, 7 चौक 28, कितना हो गया 28, रो एल बाई ए। गुने में क्या हो जाएगा तो 10 पे पावर -8 +6, यानी क्या हो गया 28 बट्टा में 100। कहीं गलती किए हैं क्या, आर बराबर रो एल बाई ए, कहीं गलती है क्या, जरा देखो तो आंसर 0 पॉइंट हमको आ रहा है 4.4, ये सब तो ठीक है। किसी धातु का विशेष आर बराबर रो एल बाई ए,
एल आपका 1 मीटर है। अच्छा 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 अच्छा, ना आइडिया तो पाया। हाँ, यहाँ पर 2 छूट गया है। यहाँ पर रेडियस जो होगा इसका डायमीटर था ना, यहाँ पर 2 छूटा हुआ है। वही तो कहे कहीं गलती दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 आपका छूट गया है। 2 छोड़ दिए थे पाई आर स्क्वायर में। अब इसको सही करो। यहाँ पर छूटा हुआ था, रेडियस था ना, डायमीटर था, त्रिज्या होगा ना पाई आर स्क्वायर, तो इतना बट्टा में 2 हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, तो 44 गुने 10 पे पावर -8 और गुने एल के जगह पर 1, इसके जगह पर 22 और गुने में 7 और गुने में 10 पे पावर -6 और गुने में 4। ठीक है, 22 दूनी 44 हो गया। ठीक है, और उसके बाद कितना हो गया, तो 0.56 ओम अब आ गया। 0.56 ओम अब आ गया। अब आ गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या कहता है, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ। जिसका आवर्तांक कम होता है, जिसका आवर्तांक अधिक होता है, जिसका आवर्तांक समान होता है, क्रांतिक कोण से कम कोण होता है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से जवाब दो। तो सब बच्चा जवाब देगा, नया नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, सब बच्चा लाइक कर लेगा। वहां छूटा हुआ था। दूसरा माध्यम का आवर्तांक क्या होगा, कम होगा, यानी घना माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जिसका आवर्तांक क्या होगा, कम होगा। वैसे जिसका आवर्तांक समान नहीं होंगे, जैसे बेटा प्रकाश, इसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें होती है। शर्त क्या होता है, पहला डेंसर मीडियम से रेयर में जाता है, यानी सघन माध्यम से प्रकाश आपका विरल माध्यम में जाता है, ये होता है। ठीक है, और दूसरा जो आपतन कोण होता है वह आपके क्रांतिक कोण से अधिक होगा, क्रांतिक कोण से अधिक होगा। तो प्रकाश जिस माध्यम में है तो घना माध्यम का आवर्तांक ज्यादा होता है, और जो विरल माध्यम होता है उसका आवर्तांक कम होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जवाब भी मैंने उतना ही अच्छा से आपको दे दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बर्फ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, बर्फ का आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, बर्फ का आपेक्षिक घनत्व। देखो क्या होता है, फॉर्मूला जानो पहले। आपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व जो होगा, घनत्व बराबर क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व बराबर, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व 0.9 दिया है, अब इसको उड़ा देगा तो 9/10 आ जाएगा, यानी जल में ऊपर का भाग, यानी जल में, जल से ऊपर का घनत्व, यानी जल के ऊपर जो माध्यम है उसका घनत्व, आ बटा जल का घनत्व। तो वस्तु ये किसके बराबर होता है, वस्तु के जल के ऊपर का भाग, जल से ऊपर का भाग, याद रखिएगा आपेक्षिक घनत्व, ये क्वेश्चन पूछता है, अब बटा वस्तु के जल के अंदर का भाग। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो 9/10। ये पूरा को याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लाया हूं, और ये क्वेश्चंस आपको थॉरो, यानी अगर ऐसे क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर का
इस प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए तो उस चैप्टर पर 100% कमांड हो जाता है। मैं 2 चैप्टर आज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे अगर उस चैप्टर का ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और वो चैप्टर आपका कमांड हो जाएगा। तो पहला अभी देख रहे हो, इसके बाद एक और चैप्टर होगा। फटाफट जवाब दीजिएगा। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तो तेजी से जवाब दो तो सारा बच्चा तेजी से जवाब देगा। 2 चैप्टर कंप्लीट रिवाइज करवा देंगे। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? तेजी से जवाब दीजिएगा। जल्दी बताओ। सर आपका क्वेश्चंस बहुत आया था अगली बार, आज देख लो क्वेश्चन हमरे लेवल का करवा देगा। देखो ना, भटकने दो, भटकता हुआ आत्मा भी आएगा। जल्दी जवाब दो, तेजी से जवाब दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा तो चैप्टर नहीं भी पढ़िएगा चलेगा। निशु सिंह बी ऑप्शन, नीतू कुशवाहा बी ऑप्शन, कस्तूरी ए ऑप्शन हाँ दिया हुआ है, सिद्धि प्रिया बी ऑप्शन, प्रशांत राज बी ऑप्शन, विजय मौर्य हेलो सर जी। नए जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोयल बी ऑप्शन, अवनीश बी ऑप्शन, नीतू बी ऑप्शन। हाँ सब बच्चा जवाब देगा। हाँ बिल्कुल। कौन किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। कब किया था? 1896 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी से जवाब देगा। मैं हटा हुआ हूँ। हाँ गामा किरणें हैं, जल्दी पढ़िए जवाब दीजिए। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंग और उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन। तो गामा किरण न ही इलेक्ट्रॉन होता है, न ही इलेक्ट्रॉन और न ही प्रोटॉन होता है। गामा किरण वैद्युत चुंबकीय किरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की, प्लूटोनियम की। नाभिकीय रिएक्टर में, जल्दी बोलो, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। किससे बना होता है? हाँ नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ जो गति को नियंत्रित करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन को बैठा कर रखता है, ठीक है, तेजी से रिएक्शन नहीं होने देता है। तो कैडमियम और बोरॉन, कैडमियम और बोरॉन दोनों का ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्र समय में, क्या कहता है, 10 ग्राम कितने समय मात्र में 125, यानी 10 ग्राम पदार्थ का है और कितना समय के बाद ये पदार्थ विघटित होकर मात्र 1.25 ग्राम रह जाएगा। जबकि इस पदार्थ का अर्ध आयु काल 10 वर्ष दिया हुआ है। किसी भी पदार्थ का अर्ध आयु काल 10 वर्ष दे, ये पदार्थ आपको 10 ग्राम लिया गया है, ये अस्थाई नाभिक है, इसको अस्थाई में बदलने के लिए विघटित हो रहा है, यानी 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना 10 वर्ष लग रहा है। तो 10 ग्राम को 1 ग्राम 1.25 ग्राम बदलने में कितना समय लगेगा, यानी विघटित होकर 10 ग्राम घटकर अब कितना रह गया है, 1.25 ग्राम रह गया है। तो 10 ग्राम को से 8.75 ग्राम विघटित होने में कितना समय लगा होगा, वही क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। क्या होगा देखो, 10 ग्राम जो है, समझेगा ध्यान से, 10 ग्राम जो है 10 वर्ष में, 10 वर्ष दिया है ना, 10 वर्ष में आधा हो जाएगा, अर्ध आयु काल है, तब 5 ग्राम में बदल जाएगा। फिर 5 ग्राम 10 वर्ष के बाद फिर 5 ग्राम का आधा हो जाएगा, 2.5 ग्राम में बदल जाएगा। फिर 2.5 ग्राम 10 वर्ष के बाद कितना में, तो 1.25 ग्राम में बदल जाएगा। तब कितना समय लग गया रे, गौर से देखो कितना समय लगा, 10 वर्ष, 10 वर्ष और 10 वर्ष, टोटल कितना हो गया, 30 वर्ष। कितना वर्ष हो गया, 30 वर्ष। याद रखिएगा कितना हो गया, 30 वर्ष। एकदम सीधा कहानी है। आगे देखिएगा, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट काम करता है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट काम करता है, दोस्तों को शेयर करेगा। आज शाम में क्लास लेंगे, अगर 150 पार नहीं गया बच्चा तो कल टेस्ट जो ले रहा है ना, सीमित कर देंगे अपने बच्चों के लिए, याद रखेगा।
जल्दी बताएगा। परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट कार्य करता है विमंदक का, किसका काम करता है? विमंदक का। नियंत्रक का काम नहीं करता है। नियंत्रक का काम कौन करेगा? तो हाँ, शीतलक का काम करता है, ठीक है, शीतलक का भी करता है। नियंत्रक का काम कैडमियम और बोरॉन का रॉड करेगा। शीतलक का काम, विमंदक का काम आपको D2O भी करता है, शीतलक का काम D2O भी करेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? जल्दी बताओ। रेडियो सक्रियता को सबसे पहले हेनरी बेकुरल 1896 में खोजा था। और मानव निर्मित जो रेडियो सक्रियता है, यानी कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या? हम लोगों के द्वारा निर्मित, किसने किया? मैडम क्यूरी, बेकुरल, रदरफोर्ड, कौन? आई क्यूरी और आई जोलियट। आई क्यूरी और आई जोलियट, डी ऑप्शन। देखो सब गलती कर गया, हाँ याद रखेगा। परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है? परमाणु का नाभिक है, मान लो यहाँ पर ए कोई दिया गया है और इसका द्रव्यमान संख्या ये है और परमाणु संख्या जेड है। अब यहाँ से कौन सा कण निकलेगा? कौन सा कण निकलेगा? ताकि ए जो है ये वाई में बदल गया, लेकिन न इसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन हुआ और न ही इसके परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर कौन सा कण निकला होगा? जल्दी बताइए। कैसे हम PDF सेंड करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तेजी से बताओ। दोस्तों को भी शेयर नहीं करता है तुम लोग, और ना लाइक करता है, मैं सब देख रहा हूं। हाँ, कौन सा किरण? तो बेटा अगर अल्फा किरण निकलता ना, यहां से देखो पहले, यहां पर अगर अल्फा किरण निकलेगा तो ई तुम्हारा 4 यूनिट से घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 यूनिट से घट जाएगा। और ये जो था तुम्हारा वो आपको 2 यूनिट से घट जाता है। जब क्या निकलता? जब आपको अल्फा किरण निकलता तब। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अल्फा का कहानी सिखा दिए कि अल्फा में क्या हुआ। अब चलो बीटा की ओर। कहाँ चलो? बीटा की ओर। अगर यहाँ पर अल्फा के जगह पर बेटा बीटा किरण निकलता, तब जाके इसका जो द्रव्यमान संख्या है वह आपको 1 से बढ़ जाएगा। परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगा और इसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बीटा निकलेगा तो इसका परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो बीटा का भी कहानी खत्म हुआ। अब चलते हैं गामा पर। किस पर? गामा पर। यही 3 गो तो निकलबे करेगा, अल्फा बीटा गामा। तो गामा का भी समझ लो। अगर यहाँ से गामा किरण निकलेगा तो न इसमें कोई परिवर्तन होगा और न ही इसमें कोई परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर वही पूछ रहा था, दोनों में से किसी में परिवर्तन नहीं होगा तो किरण कौन निकला होगा? गामा निकला होगा। याद रखिएगा, इस चीज को माइंड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है। जल्दी बताओ, तेजी से जवाब दो। ऐसे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपको चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन लाए हैं। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है। पहला दिया हुआ है अल्फा किरण का, बीटा का, गामा का। ऐसे ही धांस देते हैं ऐप वाला बच्चा को, ऐसे ही दिमाग में लोड कर देते हैं, सारा फ्लॉपी में डाल देते हैं ठूस ठूस के कि क्या तुमको चाहिए। बताओ, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है, जल्दी बताओ किसका है? तो बेटा अल्फा है, बीटा है और गामा है। सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता अल्फा का होता है, बीटा का कम होता है। इससे 2-3 क्वेश्चन और आता है कि बीटा से आयनीकरण क्षमता अल्फा का कितना ज्यादा होता है? तो 300 गुना ज्यादा होता है। और गामा से अल्फा का आयनीकरण क्षमता कितना ज्यादा होता है? तो 500 गुना ज्यादा होता है। यानी गामा से अल्फा का आयनीकरण क्षमता 500 गुना ज्यादा है और बीटा से 300 गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्फा का। टिक करो, याद रखेगा, ये सब क्वेश्चन है अपने आप में। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ। अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और कम ताप की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ। थ्योरी पढ़ाने के बाद देते हैं और तब उसके बाद जब ये पूरा पढ़ा देते हैं तब इसके बाद पिछले साल का क्वेश्चन करवा देते हैं कि इस चैप्टर से ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और आगे क्या पूछा जाएगा वो बाद में बता देते हैं।
रटवा देते हैं, पूरा एकदम दिमाग के फ्लॉपी में ठांस देते हैं। रात में तो परेशान था सर, 10 बजे क्लास लीजिए रोहित, अभी क्या हो गया? सब बच्चा लाइक कर देगा, नयका नयका चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। कौन? ताप की आवश्यकता होती है और इस ताप को कंट्रोल लैब में नहीं किया जा सकता है। प्रयोगशाला में जितना ताप यहाँ उत्पन्न होगा उतने ताप को कंट्रोल नहीं किए जा सकते। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो, क्या दिया हुआ है? एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु। देखो भाई, अर्ध आयु का क्वेश्चन तो तुम लोग बच्चा की तरह सीख गया, बहुत चीज सिखा देते हैं एकदम आसान भाषा में। क्या कहता है? अर्ध आयु दिया हुआ है 44 दिन। अब कहता है कि 1 ग्राम 101.25 ग्राम रह जाएगा। 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम जो है 125 मिलीग्राम रह जाएगा। तो कितना समय लगेगा? तो कुछ नहीं है, देखो यहाँ 1 ग्राम है तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम हो गया। तो 1000 मिलीग्राम का अर्ध आयु दिया हुआ है, तो इसका आधा कितना होगा? तो 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम बदलने के लिए 1000 ग्राम को 500 मिलीग्राम अपघटित हो गया, निकल गया, बचा कितना? 500। तो कितना दिन लगा? अर्ध आयु काल 44 दिन लगा। 44 दिन में इतना हो गया। अब फिर इतना के 44 दिन के बाद फिर इसका आधा हो जाएगा। 44 दिन के बाद फिर इसका आधा हो जाएगा, 250 मिलीग्राम हो जाएगा। अब फिर 250 मिलीग्राम 44 दिन के बाद क्या हो जाएगा? फिर इसका आधा हो जाएगा, तो 125 मिलीग्राम हो जाएगा। कितना था? 1 ग्राम था। 1 ग्राम को 1 ग्राम था, मिलीग्राम को कितना में? 125 mg में बदलने में कितना समय लगा? टाइम ही पूछ रहा होगा। तो 44 प्लस 44 प्लस 44 132, 44 44 44 जोड़ दीजिएगा, 132 दिन का समय लगा होगा। कोई आवश्यकता नहीं है कुछ करने का, कुछ पूछेगा ना आंख बंद करके जवाब देगा। शारदा का बच्चा है भाई, तू लोग घबराता क्यों है? बुखार लगा देंगे, पिछले बार भी लगा लेते सबको, इस बार भी लगा देंगे। तू लोग बच्चा नहीं लाता है, इसीलिए मेरा रेपुटेशन थोड़ा तुम लोग डाउन कर दिया। न तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड तो हम वही अभी भी बनाए हुए हैं। न तो पिछले बार जो बच्चा था ना, खदेड़ देता था। अगर कोई बाइली आके कह देता कि फलान जगह चलो, तो एक बार कहता था उड़ता परिंदा, गिरता परिंदा, ये परिंदा, पंख कटा हुआ परिंदा, हवाई जहाज। एक बार पूछता था सर जाए क्या, उड़ा के आए क्या उड़ के? एक बार जाता था, सबको उड़ा के बस हवाई जहाज में जोर जबरदस्ती नल्ली पकड़ पकड़ के ठूसता था, चल शारदा में पढ़ाई करता है। राज था, बहुत सारे बच्चे थे हमारे, जवान पर याद है उस सब का नाम। देखो, किसी परमाणु के बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है? किसी परमाणु के बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है? जल्दी बताओ। वाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकलना, नाभिक से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, और नाभिक के प्रोटॉन का न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। 4 ऑप्शन है। ऐसा बच्चा था, एकदम दिखा दिया सबको जलवा कि हाँ भाई पढ़े के हो तो चल हमरा गुरुदेव के पास चल। हाँ बिल्कुल सही जवाब। जब बीटा कण निकलेगा तो वहां पर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। न्यूट्रॉन किस में बदल जाएगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। अगला क्वेश्चन, बीटा कण को सूचित किया जाता है, जल्दी बताओ। बीटा कण को सूचित तुम लोग बता देगा, अल्फा और गामा का हम बता देंगे। अल्फा बीटा गामा तीनों खत्म हो जाएगा, यानी पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी तेजी से, सब बच्चा लाइक भी करते रहेगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या शेयर तो तुम लोग करता नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करता नहीं है, इसलिए हम बोलते ही नहीं है मत करो। जब नहीं करता है तो क्या बोले? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? अरे अल्फा कण है, अल्फा कण। बीटा को इससे करते हैं, बीटा कण को इससे करते हैं, और अल्फा कण को किससे करते हैं? तो अल्फा कण को बेटा हीलियम का नाभिक होता है। तो हीलियम का नाभिक कब होगा? जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? He++। अल्फा कण को इससे करते हैं, और गामा गामा से। न इसमें इलेक्ट्रॉन होता है न इसमें प्रोटॉन होता है, कोई आवेश ही नहीं होता। चलिए अगला क्या कहता है? थोरियम को क्या दिया हुआ है? यहाँ पर थोरियम है, क्या दिया हुआ है? थोरियम 90 है। ये तो क्वेश्चन करवाए हैं, अब ये करवाए, अभी ये क्वेश्चन करवाए थे, क्या बना था? ये बन गया था, ये बन गया था थोरियम। ये क्वेश्चन पहले करवाए हैं अभी। अगला क्वेश्चन,
यूरेनियम क्या दिया हुआ है, यूरेनियम 92 टू 38 दिया हुआ, 92 टू 38 से अल्फा कण को उत्सर्जन करवाना है। यहाँ से कौन सा कण निकलेगा, अल्फा कण। जब यहाँ अल्फा कण निकलेगा यानी बेटा He2 और 4 निकलेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा वही आपसे पूछा गया, आपके पास क्या बनेगा। तो ये यहाँ पर कुछ भी बन गया, मान लो यहाँ पर Y बन गया, और यहाँ से ये अल्फा कण का उत्सर्जन में ये 4 से घट जाएगा, तो 238 बदल जाएगा 234 में, और परमाणु संख्या जो है वो आपको 2 से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। यानी 234 और 90 कहीं दिखाई दे रहा है, 234 और 90 पहला नंबर ऑप्शन, 234 और 90 याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें का भेदन क्षमता, जल्दी बताओ, गामा किरणें का भेदन क्षमता, तेजी से जवाब दीजिएगा। गामा किरण का भेदन क्षमता कौन बताएगा, अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा दोनों की किरणों से अधिक होता है, अल्फा तथा बीटा दोनों की किरणों से कम होता है। अल्फा किरण से अधिक परंतु बीटा किरण से कम, अल्फा किरण से कम परंतु बीटा से अधिक, कौन सा होगा। तो पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है किसका, इसका। शायद तुम लोग नहीं जानता है, क्वेश्चन गलत पूछता है। क्वेश्चन सही कैसे पूछेगा जानते हो, बताते हैं, सुनो। 0.1 mm, ध्यान से सुनेगा, चैप्टर पढ़ता नहीं है तुम लोग। 0.1 mm मोटाई का एल्युमिनियम प्लेट, एल्युमिनियम प्लेट को बीटा किरण नहीं भेद पाता है, नहीं भेद पाता है, ठीक है। देखो 30 सेंटीमीटर मोटा लोहा के चदरा को, या दीवार कर दो, दीवार को गामा किरण आसानी से भेद देता है। ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछता जो लगता कि हाँ कुछ पूछा जा रहा है। ये देखो, अब सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होता है, तो गामा किरण का, गामा से कम, तो पेनिट्रेशन पावर गामा का सबसे ज्यादा, बीटा का उससे कम, अल्फा का उससे भी कम। अब देखो तुम्हारे घर में जो एल्युमिनियम का प्लेट होता है जो खाना खाता है, जैसे रदरफोर्ड करवाया था ना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, तो वहां पर सोना का प्लेट लिया था, उसकी मोटाई कितना था जानते हो, 0.404 सेंटीमीटर था, 0.404 सेंटीमीटर था। यहाँ का है तो इतना इतना मोटा जो प्लेट होता है इसको भी भेद नहीं पाता है। एल्युमिनियम का 0.1 mm मोटाई वाला प्लेट जो होगा एकदम बिल्कुल पतला कागज की तरह, ठीक है, उसको भी बीटा रे नहीं भेदता है। जबकि 30 सेंटीमीटर मोटा लोहा का दीवार है, 30 सेंटीमीटर मोटा, यानी इतना मोटा, ये 10 सेंटीमीटर होगा बहुत होगा, तो इसका 3 गुना मोटाई, इतना मोटा दीवार। या तुम्हारे घर में पिलर होता है ना, लगभग 30 बाई 30 का अगर पिलर होगा, 30 बाई 30 का पिलर, तो इतना मोटा जो पिलर होगा उसको भी अल्फा रे आसानी से छेद देता है, इतना पावर होता है अल्फा का, याद रखेगा। ये दोनों पॉइंट भी 1 पॉइंट है। निम्नलिखित में अल्फा कण है, जल्दी बताओ, अभी ये समझाए हैं। निम्नलिखित में अल्फा कण है, ऐसे चैप्टर पढ़ेगा बेटा, कुछ चैप्टर खोलने, किताब खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। निम्नलिखित में अल्फा कण है, अल्फा कण कौन होता है, He++। हीलियम का नाभिक, अल्फा कण को क्या कहा जाता है, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक हमारा अल्फा कण कहलाता है। चलिए, एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु काल 30 दिन है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाता है, कितना क्षय हो जाएगा, तो कुछ नहीं, मान लो पहले 100% था, कितना परसेंट था, 100% था, या 100 ग्राम था। मान लो पहले कितना था, 100 ग्राम था। अब 100 ग्राम से 30 दिन के बाद कितना हो गया, तो 30 दिन के बाद 50 ग्राम हो गया। फिर 30 दिन के बाद, 30 दिन अर्धायु काल है, कितना हो गया, 25 ग्राम हो गया। अब फिर 30 दिन के बाद, यानी 90 दिन पूर गया ना, 30 30 60 30, 90 दिन के बाद
12.5 ग्राम। तब कितना क्षय हो गया? अरे क्षय कितना हो गया? 100 ग्राम था, 12.5 बच गया। तब कितना क्षय हो गया? 100 में से 12.5 बचा हुआ है, यानी 87.5 ग्राम क्षय हो गया। प्रतिशत अगर पूछेगा तो इतना परसेंटेज का क्षय हो चुका है, 87.5% का क्षय हो चुका है। एकदम वन लाइनर मारेगा, एकदम कुछ नहीं सोचना है, ऐसे रटवा देंगे ना। और ऐसे करके अगर पढ़ लोगे सभी चैप्टर को तो समझ लो कि दुनिया का कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकता है, कोई भी कंपटीशन हो। क्योंकि यहाँ पर पॉलिटेक्निक का पढ़ रहे हो तो इसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसे ही बच्चा जेई का तैयारी कर रहा है तो उसको उसके सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है। तरीका यही होता है पढ़ने का, ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ने और पढ़ाने का तरीका यही होता है, हवा में नहीं उड़ेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार अब तुम लोग हमसे बात करो तनी, उसके बाद आगे बताएंगे, एक और चैप्टर रिवाइज करवाएंगे। यस सर, बताइएगा सारे बच्चे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सब बच्चा लाइक कर देगा। बात हमरा काहे नहीं पूछता है तुम लोग? ऐप पर हम किसी को आने से थोड़े रोके हैं, वहाँ पर और भी फैकल्टी है, बहुत सारी विधि व्यवस्था है। तो बेटा फ्री हम देंगे, करेजा बेच दे क्या, लीवर किडनी बेच दे? 100-200 रुपया नहीं है किसी के पास। बताओ तुम लोग, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। शेयर नहीं करता है तुम लोग, लाइक नहीं करता है तुम लोग। हाँ बताओ। यस सर, कुंदन कुशवाहा। और बोलो। नो सर। जी गुरुजी, क्या हम गलती कर रहे हैं? ये हमारे घर में ना उत्पन्न होता है रे, और सब जगह फेंकता है। और तुम लोग जो ऐसे करता है और नहीं देगा तो जान लो मुंह मोड़ देंगे एक बार तो कोई नहीं देगा, सब लूट के बर्बाद कर देगा, कोई नहीं देगा। फ्री में आज हवा कुछ नहीं मिलता है फ्री में। सर सुनिए, आप कैसे कैसे हम लाइक कर दिए हैं क्या सर? अच्छा हाँ बताओ ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? शेयरबा काहे नहीं करता है तुम लोग रे? सर ऐप लॉग इन नहीं हो रहा है, जो नंबर दिए थे उस पर फोन करो। आदि नंबर जो दिए थे उससे फोन कीजिएगा। सर जी मेरा सब दोस्त यहीं पर है, देखो। हाँ, और सबका दोस्त नहीं है? हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर का क्या काम होता है, जल्दी बताओ तो। नाभिकीय रिएक्टर का क्या काम होता है, जल्दी बताओ, तेजी से बताओ। 2-2 घंटा के क्लास में 20 गो बच्चा तब बात बनाएगा, सब हंसी मजाक करेंगे, तब पढ़ने वाला को डिस्टर्ब होगा। और हम ये सब करते नहीं हैं। तो तू क्या बकरी है रे? शेर आ जाता है तो तू बकरी है उत्कर्ष। शारदा का बच्चा है शेर के। हाँ क्या कहता है? नियंत्रित ढंग से। क्या काम है? नाभिकीय रिएक्टर का काम होता है कि नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित ढंग से अपने अंदर करवाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है? नाभिकीय क्या दिया हुआ है? नाभिकीय परिवर्तन क्या दिया हुआ है? पीबी है। यहाँ 84 है, यहाँ 215 है, बदल रहा है किस में? पीबी। यहाँ पर क्या है? 211 है, यहाँ पर 82 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इससे कौन कण उत्सर्जित हुआ होगा? आपसे पूछा जा रहा है में कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए होंगे? में कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए होंगे, जल्दी बताओ। इसमें कैगो अल्फा कण उत्सर्जित हुआ है? तो एगो अल्फा कण का उत्सर्जन जब होगा तो उसका मास 4 यूनिट से घट जाएगा और परमाणु संख्या 2 से घट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका कै यूनिट से घट रहा है? 4 से। और यहाँ पर कितना से घट रहा है? 2 से। इसका मतलब एगो अल्फा कण यहाँ से निकला होगा। अगर ये घट जाता 8 से, ये 4 से, तब 2 गो हो जाता। ये 12 से घटता, ये 6 से, तब 3 गो हो जाता। ये 20 से घटता, ये 10 से, तब 5 गो हो जाता। याद रखेगा, एकदम रटवा देंगे, एकदम तोता मैना की तरह, याद रखेगा, तोता मैना की तरह रटवा देंगे। गुरुजी आप तो जनरेटर ही चेंज कर देते हैं, जेंडर ही चेंज कर देते हैं। देखो क्या कहता है? H+ से बनता है, क्या बनता है जल्दी बताओ?
H+ से किसका निर्माण होता है? H+ से क्या बनेगा, जल्दी बताओ। H+ से क्या बनता है? ड्यूटेरियम। H+ से क्या बनता है? ड्यूटेरियम। चलिए अगला क्वेश्चन। Ra क्या दिया हुआ है? Ra 226 का अर्ध आयु काल 1585 वर्ष है। 4740 वर्षों के पश्चात यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। तब मान लो, पहले मान लेते हैं कि प्रारंभिक मात्रा 100 ग्राम है, ठीक है, प्रारंभिक मात्रा 100 ग्राम है। तब 1580 ग्राम, 1580 वर्ष के बाद 100 ग्राम कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। क्या कहता है? यूरेनियम 4700। हाँ, उसके बाद फिर कितना है? तब फिर 1580 के बाद देखो भाई, इसको पहले क्या करो, 1580 से भाग दे दो, अपने समझ में आएगा कितना अर्ध आयु काल है। 1580 से भाग दे दो किसको? 4740 वर्ष को भाग दीजिएगा, 3 बार में आ जाएगा 4740, यानी 3 गो अर्ध आयु काल। तब पहला अर्ध आयु काल के बाद 50 ग्राम, दूसरा के बाद 25 ग्राम, और तीसरा के बाद कितना? फिर 1580 के बाद कितना हो जाएगा रे? तो 1.25 ग्राम। तब पूछ रहा है कि कितना बच जाएगा। तब देखो भाई, ऐसे नहीं दिया है, 1 से दिया है। 1 से देखो क्या हो जाएगा, 1 से लेके चलेंगे तो 1 से समझा देते हैं। यहाँ पर हम 100 से लिए थे, यहाँ 1 से लेते हैं। वहाँ पर 1 था, 1 का क्या हो गया? आधा। 1 का क्या हो जाएगा? आधा। अर्ध आयु काल 1580 साल है। तो 1 ग्राम आपका रेडियम है। रेडियम 1 ग्राम है। 1580 के बाद आधा रेडियम विघटित हो गया, आधा रेडियम अल्फा बीटा गामा में बदल गया, बचा कितना? आधा। आधा फिर 1580 साल के बाद आधा का आधा, आधा का आधा अल्फा बीटा गामा में बदल गया, तो कितना बचा? आधा का आधा हो जाएगा 1/4, आधा का आधा 1/4 हो जाएगा। और फिर 1/4 का 1580 साल के बाद, क्योंकि कितना वर्ष के बाद पूछ रहा है? इतना वर्ष के बाद। अर्ध आयु काल ये है, यानी इतना वर्ष लाने के लिए 3 बार हमको इसको 3 बार अर्ध आयु काल से गुजारना होगा, तब इतना साल ये प्लस ये प्लस ये। अब 1/4 का आधा फिर किस में बदल गया? विघटित होकर अल्फा बीटा गामा में। अब कितना बच गया? तो 1/8। अब टोटल कितना हो गया? तो 1/8। ऐसे समझेगा, कुछ नहीं दिमाग लगाएगा, मैं जैसे बताता हूँ केवल वैसे चलिएगा, याद रखिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। क्या कहता है? विल्सन अर्बरक में कौन सी चिन्ह नहीं छोड़ता? विल्सन अर्बरक में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता? पहला दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, सब रटवा देंगे, ऐसे रटवाएगा। न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों किस लिए प्रयोग में लाई जाती है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ आपका कैडमियम और बोरॉन का होता है, वह किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अभिक्रिया का गति कम करने के लिए। किस लिए? अभिक्रिया का गति कम करने के लिए। कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में क्या पाए जाते हैं? अस्थायी नाभिक पाए जाते हैं। अस्थायी वाला भी रेडियो सक्रियता का निर्माण करेगा, और जब तक, यानी वो तब तक रेडियो सक्रिय विधि से गुजारा जाएगा, यानी तब तक अल्फा बीटा गामा कण को अपने अंदर से उत्सर्जित करता रहेगा जब तक कि वो अस्थायी परमाणु या नाभिक अस्थायी में नहीं बदल जाता, तब तक वो अल्फा बीटा की गामा को अपने अंदर से उत्सर्जित करते रहता है। याद रख लीजिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा सबको, अल्फा बीटा और गामा तीनों को, अल्फा बीटा और गामा तीनों को, अल्फा बीटा और गामा तीनों को कर सकता है। गामा किरण का चाल किसके बराबर होता है? तो गामा किरण का चाल देखो भाई, अल्फा का जो चाल होता है वह प्रकाश के चाल के 1/10 गुना होता है। सुन लो, यहाँ पर चाल जो होगा किसका? अल्फा किरण का जो चाल होगा, क्वेश्चन पूछता है, VVI पॉइंट है, यह प्रकाश के चाल के 1/10 गुना होगा। बीटा का जो चाल होगा, वह बीटा किरण का जो चाल होगा वह प्रकाश के किरण का 9/10 गुना होगा। 9/10 गुना अल्फा का 1/10 गुना बीटा का 9/10 गुना, याद रखेगा। और गामा किरण का जो चाल होगा वह प्रकाश के चाल के बराबर होगा। ये चाल भी पूछता है तो चाल का भी कहानी खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होता है कैडमियम और बोरॉन से।
कैडमियम और बोरॉन, ये दो चीज से बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ तो ये आपका जो था, ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाया जो रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी से था। ऐसे अगर क्वेश्चन कर लीजिएगा लाइन बाय लाइन किसी भी बुकलेट से, तो आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगा। अब मैं आपको प्रकाश के रिफ्रैक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे क्या कहता है, श्वेत प्रकाश में रंग होता है, तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, किसको, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो सब अलग अलग रंग के प्रकाश का आवृत्ति अलग अलग होता है, आवृत्ति अलग अलग होता है, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होते हैं। तो ये टूट गया, VIBGYOR, बिग में टूट गया। तो क्या गो रंग आया, 7 गो। क्या गो रंग आया, 7 गो। अगला क्वेश्चन, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उनका रंग कैसा होगा। वैसा वस्तु जिस पर किसी भी प्रकार के रंग को डाला जाता है सब रंग को वापस भेज देता है, किसी भी रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वह कौन सा किस रंग का वस्तु होता है, वही आपसे पूछा गया है। सोच समझ कर जवाब दो। सब बच्चा लाइक करेगा, सब बच्चा लाइक करेगा। 200 का माया मोह रखेगा बेटा, कैरियर से खेल जाओगे तुम लोग, अपना कैरियर खुद बर्बाद कर दोगे। कौन सा होगा, अरे श्वेत कलर, उजला रंग जो होता है किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करता है, सबको वापस भेज देता है। अगला क्वेश्चन, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अब एक ऐसा वस्तु है जो सब रंग को परावर्तित कर दिया, तो सब रंग को परावर्तित करने वाला उजला रंग था। अब कौन सा रंग होता है या किस रंग का वस्तु होगा जो सभी प्रकार के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। वो सबको, उजला कलर सबको रिफ्लेक्ट कर रहा था। आंसर आपके भी सामने बोर्ड पर है, बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा कौन सा होगा। श्वेत कलर नहीं रे बुढ़बा, काला रंग। काला रंग सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, उजला रंग सबको दूर भगा देता है, सभी रंगों के पदार्थ को। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग 3 गो होता है, ये 4 ऑप्शन में सब में 3-3 गो रंग है, जल्दी बताओ। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है, तेजी से जवाब दीजिए। प्राथमिक रंग है, क्या होता है, लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला। अगला क्वेश्चन, वर्ण त्रिभुज, वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं। वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर, ये आपका क्या है, वर्ण त्रिभुज है, यानी ये प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है। अब यहां से क्या करो, श्वेत प्रकाश को पास करवाओ या फिर किसका, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को पास करवाओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, गौर से देखो, यहाँ पर ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश टूट जाएगा, और टूटने के बाद इस सबको एगो स्क्रीन पर ले लो। कहाँ ले लो, एगो स्क्रीन पर ले लो, ध्यान से देखते रहेगा स्क्रीन पर। ये क्या बना, तो ये वर्णपट बना। क्या बना, वर्णपट बन गया। इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान से समझेगा, क्वेश्चन को पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णपट बना। अब कहता है कि वर्णपट में ये जो त्रिभुजाकार प्रिज्म है इसका शीर्ष कहाँ है, तो इसका शीर्ष बेटा ऊपर है। अब यहाँ पर शीर्ष में कौन सा रंग दिखता है, तो यहाँ पर सबसे नीचे अगर पूछता है इसके तल में कौन सा रंग दिखता है, तो वायलेट कलर। वायलेट कलर कौन सा कलर, बैगनी कलर। कौन सा कलर, इसके तल में आपको बैगनी रंग दिखता है। पूछता है क्वेश्चन, ऐसे कई एक बार पूछा है। और इसके ऊपर कौन है, तो लाल है, यानी शीर्ष पर जो रंग होगा वर्णपट में वो लाल होगा, और सबसे नीचे जो रंग होगा वो रंग बेटा बैगनी होगा। अभी क्वेश्चन 25 में ऐसा ही क्वेश्चन रीमोडुलेट करके आने वाला है, याद रखिएगा। चेंजेज होंगे, बहुत सारे चेंजेज होंगे। तो ऊपर में क्या होगा, लाल। कंडीशन लगा के क्वेश्चन पूछेगा, याद रखेगा, बिना कंडीशन का नहीं पूछा जाता है। अब पूछेगा तो उसका कहानी खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है। लाल और नीला, लाल को नीला रंग से मिला दो, यानी कहने का मतलब यह है कि लाल रंग के गुलाब को नीला रंग के ग्लास का चश्मा लगा के देखिएगा तो लाल रंग का गुलाब कैसा दिखेगा, जरा हमको बताइएगा। पीला, श्यान, हरा और मैजेंटा। पीला, श्यान, हरा और मैजेंटा, जल्दी जवाब दीजिए सारे बच्चे। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बेटा सोच समझ कर कहता हूँ, इसीलिए आप लोग अभी भी वक्त है, डिसीजन ले लो, फायदा में रहेंगे। और 150 पार आज कर देगा शाम तक, ठीक है। कल टेस्ट ले रहे हैं, मेरे मेहनत पर पानी नहीं फेरेगा। 2 आदमी काम कर रहा है टेस्ट के पीछे 3 दिन से,
2500 से 3000 रुपया उसका पेमेंट, बिजली बिल लेके 5000 हमारा खर्च होगा, याद रखो। फिर भी हम संयम में रहते हैं, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करता है। हाँ, मैजेंटा कैसा दिखाई देगा? मैजेंटा सियाना कलर होता है। वायु में प्रकाश की चाल इतना है, यदि कांच में प्रकाश की चाल इतना हो तो आवर्तांक क्या होगा? आवर्तांक को म्यू से सूचित करते हैं या एन से सूचित करते हैं। तो क्या होगा? वायु में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल किस में? वायु में। अब बट्टा प्रकाश का चाल किस में? तो आपको किस में है? यहाँ पर कांच है, माध्यम जो होगा ग्लास है तो ग्लास में। तो वायु में प्रकाश का चाल कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश का चाल कितना है? तो 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फटाफट इसको इससे उड़ाओ, भाग दो, 1.5। आवर्तांक का बेटा कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा। आवर्तांक का कोई भी यूनिट नहीं होता है, अपवर्तांक का कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट कर जाता है क्योंकि समान भौतिक राशि का अनुपात होता है, समान भौतिक राशि का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन, विचलन कोण का मान निर्भर करता है। विचलन कोण यानी देखो, जब पदार्थ एक एंगल, जैसे मान लो ये ग्लास है, ध्यान से समझेगा, ये ग्लास है और इस ग्लास में अगर ये सीधा लाइन गया तब तो सीधा चला जाएगा, लेकिन जब हम ऐसे इसको गुजारते हैं, ऐसे, ठीक है, तो ये अपने रास्ते से जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे, लेकिन ऐसे न जाकर चला जाता है ऐसे। तो यहाँ से ये जो कोण है ना, यही कोण को विचलन कोण लैम्डा एम से सूचित किया जाता है, लैम्डा एम से, ठीक है। और इसको तुम लोग प्रिज्म में खूब पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम तो खैर इतना तोड़ देते हैं जितना उम्मीद नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से गया प्रकाश और यहाँ से उजला रंग के प्रकाश को ले गया, तो ये बेटा प्रकाश को जाना कैसे चाहिए था? तो ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं जाके ये क्या करता है? अपने रास्ते से मुड़ जाता है। तो ये जो कोण विचलित हुआ, कितना कोण से जाना चाहिए था ऐसे, विचलित हो गया इधर, और यही कोण लैम्डा एम जो है विचलन कोण होता है, याद रखेगा। और प्रिज्म में स्नेल्स के नियम से रिफ्रैक्शन में एक फार्मूला होता है, क्या होता है? म्यू बराबर होता है क्या? साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई 2, यही विचलन कोण है। ये प्रिज्म कोण है, अब बट्टा साइन ए बाई 2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये कोण के विषय में पूछा गया। अब कितना तोड़ के समझाएं, सोना बताओ। प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म के पदार्थ पर और ए और बी दोनों पर, प्रिज्म के कोण पर भी डिपेंड करता है, प्रिज्म के पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज को माइंड कीजिएगा। जल्दी जल्दी शेयर भी नहीं करते हैं आप लोग, मैं केवल काम करता हूँ, केवल लगता है कि अकेले हम परेशान हैं, लगता है जैसे जोर जबरदस्ती हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। जब श्वेत प्रकाश कांच के हाँ, तो जल्दी बताइएगा। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यहाँ पर ये वर्णपट का निर्माण करता है, ऐसे वर्णपट बन जाते हैं। और इस वर्णपट में, वर्णपट बना दो, स्क्रीन पर ले लेगा, वर्णपट हो जाएगा। और यहाँ पर वायलेट VIBGYOR, मैं प्रकाश के केवल रिफ्रैक्शन का पार्ट बता रहा हूँ। ऐसे प्रकाश में बहुत पार्ट है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्फेरिकल मिरर है, लेंस है, आई डिजीज है, आई का इफेक्ट है। यानी पूरे ऑप्टिक्स को 10 से 12 चैप्टर में बांटकर पढ़ाए हैं, जिसमें एक छोटा सा चैप्टर जो बांटे हैं उसका एक टॉपिक कैसे पढ़ाए हैं उसका मुआयना करवा रहे हैं तुम लोग को, ध्यान से देखेगा। तो अब बेटा इसमें विचलन सबसे ज्यादा किसका हुआ वही पूछ रहा है, विचलन सबसे कम किसका होगा। देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये सीधा जाना चाहिए, तो सबसे कम विचलन किसका हुआ? तो लाल रंग के लैम्डा एम का मान कम है। और सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? तो सबसे ज्यादा जो विचलित हुआ है वह आपका बैगनी रंग है। तो बैगनी रंग का विचलन कोण जो है वह आपको अधिकतम है, यानी सबसे अधिक कोण है तो बैगनी रंग का है, और सबसे कम कोण है
तो सबसे कम जो विचलन कोण है वह आपको लाल रंग का है। लाल रंग का सबसे कम विचलन कोण है, याद रखिएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था शायद क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आंसर तो भली भांति समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? इंद्रधनुष में 7 गो रंग होता है, लेकिन 7 गो में एगो रंग ऐसा है जो नहीं दिखाई देता है, 6 गो दिखाई देता है। याद कर लेगा इस चीज को, रट लीजिएगा। आज मैं 2 टॉपिक आपको छोटा छोटा रिवाइज करवा दिया हूं कि रिवाइज कर लीजिएगा तो बेटा फायदा में रहिएगा। सारे बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर आप लोग करते नहीं हैं। हाँ, कौन सा ऑप्शन आया जल्दी बताओ तो? काला। काला आपको नहीं दिखाई देता है, इंद्रधनुष में काला रंग आपको नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन गौर से देखिएगा। प्रकाश की एक किरण क्रांति कोण पर कांच की ओर से कांच हवा की ओर आपतित हो रहा है। ठीक है, प्रकाश की एक किरण क्रांति कोण पर, हाँ, कांच से हवा की सतह पर जा रहा है तो आप अपवर्तन कोण कौन होगा? तो ये क्रांति कोण का बताए है ना कहानी। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कांच है, ठीक है, और ये हवा है। तो आपका जा कहाँ रहा है? तो ये लंब, अभिलंब है। अब देखो यहाँ से क्या करो, ऐसे लाइन को गुजारो, ये लाइन जाएगा तो ऐसे आएगा, फिर यहाँ से इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओ, ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, और फिर इसको बढ़ाओ। अगर ये ऐसे जाएगा तो कैसे आएगा? तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये जो कोण आपका तीसरा वाला का है इसी को क्रांति कोण कहा जाता है। और क्रांति कोण के लिए जो अपवर्तन कोण होता है, रिफ्रैक्शन कोण, ये 90 डिग्री हो जाता है। कितना? 90 डिग्री। उस माध्यम में नहीं गया, लाइन पर आ गया। तो तीसरा वाला जो है, गौर से देखो, ये जो लाल रंग वाला है क्रांति कोण, ये पार्ट जो लाल रंग वाला दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, इसी का अपवर्तन कोण पूछ रहा था, जिसका आपतन कोण कितना था? क्रांतिक कोण के बराबर था। तो जो आपतन कोण क्रांतिक होगा तो उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री जाएगा, याद रखेगा। अब तरीका चेंज होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ऐसे आपको जानना हो, सब चीज पहचानना हो तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो लाइव क्लास टाइमिंग जान लो तुम लोग, हमारा लाइव क्लास टाइमिंग देख लो। ये लाइव क्लास टाइमिंग है यूट्यूब का। ऐप पर हम क्लास, ऐप वाले जितने भी बच्चे होंगे, ऐप पर क्लास की संख्या मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना मतलब अभी 2-3 क्लास और इंक्रीज करने जा रहा हूँ, 2-3 फैकल्टी और लाने जा रहा हूँ। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, हमसे बहुत बच्चा दिलचस्पी रखता है, तू लोग गलती करता है। बहुते का देखे हैं कमेंट, सर आपने पढ़ाइए रे, बुरुबक हैं, अकेले हम कितने खींचो बोल, हमारे पास और भी तो बच्चे हैं। तो घबराना नहीं है, घबराइए नहीं आप लोग। तो ये लाइव क्लास टाइमिंग है, पीडीएफ नोट्स ये सब मिलता है। शारदा क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लो, ये सब चीज़ फ्री में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिया जा रहा है। फर्क कितना है दोनों में? मात्र 199 लिए हैं तो अंतर है, ऐसा नहीं है। लेकिन सुविधा आपको भी दे रहे हैं, आप यहाँ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सारा सुविधा आपको मिल जाएगा। जो बच्चे टॉपर्स बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट किए हैं, मात्र 3 दिन बीता है, 4 दिन, 3-4 दिन में पारा मेडिकल डी फार्मा का जो भी बच्चा हो जुड़ जाएगा। मात्र 199 है, याद रखेगा, ये सब मत सोचेगा अभी। और ये आपका रैंकर्स बैच है जो नया बैच दिए हैं अभी, ठीक है। 1 अप्रैल को धांसू बैच दिए हैं, एकदम जबरदस्त बैच दिए हैं 1 अप्रैल को, रैंक 1 से 50 के लिए। तो ये सब याद रखिएगा। बोलो सर फ्री में? अच्छा, बिल्कुल सब चीज़ मिल रहा है। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए जल्दी बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? अब बताओ सर जी, भूख लग गया बेटा, तुमको भूख लग गया। अभी मेरा क्लास है 10 बजे से, मेरा क्लास है 10 से 11:15 तक के क्लास लेंगे, ठीक है। तुम लोग का नहीं है, दूसरे का है, नीट वाले का है, ठीक है। अभी उसमें जाएंगे तो फिजिक्स पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, चैप्टर पढ़ाएंगे अभी। फिर 11:30 बजे तोरा में आएंगे, 1 बजे ख़त्म करेंगे। उसके बाद खाना पीना खा के 1 बजे ख़त्म करेंगे, 2:30 बजे फिर मेरा क्लास है। 2 बजे से तुम लोग का भी चलता है, 2:30 बजे से हम भी एक क्लास में होते हैं। फिर ख़त्म करेंगे, 2:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 4 बजे तक।
फिर 5 बजे से इधर आ जाएंगे, फिर 6-7 बजे से तुम लोग में आएंगे। बहुत क्लास रहता है, सुबह में एक क्लास, सुबह वाला का टाइम हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब बताइएगा किसी को कोई दिक्कत? क्लास तो बेटा नाइस ही होता है, आप लोग नाइस बनाते नहीं हैं। बच्चे कहाँ आते हैं, मैं इतना इतना घंटा पढ़ाता हूँ, पूरा जी जान लगा दिया, आप लोग भी जी जान लगा देते तो ये समय देखना नहीं पड़ता हमको। अभी तक तो तहलका रहता शारदा का बोलबाला रहता। हाँ जल्दी बताइए, किसी को कोई समस्या है? हाँ बिल्कुल चलता है, ये रोज का टाइमिंग है, वहाँ लिखा हुआ था डेली, खोल के देखना ना। वेरी नाइस क्लास सर। हाँ बिल्कुल चलेगा, रोज चलता है रे। सुंदरम क्लास सुबह में 7 बजे, दोपहर में 11:30 बजे और शाम के 7 बजे, ये 3 टाइम है सर। रैंकर्स किस ग्रुप के लिए है? सभी ग्रुप के लिए है अभिषेक कुमार, सब ग्रुप के बच्चे उससे जुड़ सकते हैं। टाइम बता दिए सर। शारदा कौन है सर? कोई नहीं है, माँ सरस्वती का नाम है, माँ सरस्वती का नाम है शारदा। यूट्यूब पर सुबह 7 बजे, दोपहर 11:30 बजे, शाम के 7:30 बजे, याद रखिएगा 11:30 बजे उत्कर्ष, 11:30 बजे, 11 बजे नहीं, 11:30 बजे। हाँ रिया साहब बोलो, क्या बात है? मैं पटना बिहार से हूँ, सुंदरम प्रजापति, पटना बिहार। हाँ बोलो रिया, क्या बात है, बोलो बोलो। आदि उस नंबर पर बेटा फोन कर लेना, तुम जो नंबर दिए थे, जो समस्या होगा दूर हो जाएगा। बताओ बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। बोले तो पटना बिहार, अब कितने बार सुनेगा रे। चले तो अब। हाँ अब खत्म हो गया बेटा। हाँ बिल्कुल अजीत लाल, बिल्कुल है बेटा। डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नहीं तो आप बैच ले लीजिए ना, उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब चीज करवाया जाएगा। अजीत लाल। बिंदास गर्ल, पापा को हमसे बात करवाइए। हाँ आज पीडीएफ आ जाएगा, कस्तूरी ऐप पर पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा सबका, सबका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। स्टाफ के कमी के वजह से थोड़ा इरर था, सब बच्चे लाइक कर देंगे। अजीत कहाँ मिलेगा सर? बेटा उस पर नंबर अजीत दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपके बोर्ड पर नंबर दिखाई दे रहा है, 8709937481 पर कॉल कीजिएगा। बायो का क्वेश्चन ऐप पर क्लास चला है बेटा, पायल ऐप पर क्लास चला है बायो का, रोज चल रहा है क्लास। हाँ हाँ अपना चैनल पर पढ़ाई होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
सर आपके चैनल पे है, हाँ बिल्कुल मेरे चैनल पर है ना नंबर, उस पर फ़ोन कीजिए, वहाँ से जानकारी मिलेगा आपको सब चीज़ का। मनीष यादव बेटा नंबर जो दिया गया है उस पर फ़ोन करके पूछ लीजिए ना। मनीष यादव जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, उस नंबर पर फ़ोन करके पूछिए। नहीं नहीं, वीडियो में क्या बोलेंगे, तुम्हारा वो सार्वजनिक अपना मैटर है ना, वो बेटा आप फ़ोन करके पूछिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगा। नहीं आप हमसे बात करवाइएगा ना, बोलिएगा ना कि सर से बात कीजिए, वो आपका पर्सनल इशू है तो उसमें सबको जनाना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।